नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स में इजी विद शुभ्रो में। चलिए दोस्तों, आज हमें क्या सीखेंगे। आज हम असाइनमेंट सीखेंगे। असाइनमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन में हम सामान को एक जगह दूसरे पहुंचाते हैं, पर असाइनमेंट में सामान नहीं पहुंचा रहे बल्कि असाइन कर रहे हैं। असाइन मतलब जॉब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए जॉब कैसे देते हैं, एक साधारण सा एग्जाम्पल समझते हैं, सिंपल सा। उसके बाद हम मेन क्वेश्चन में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि मेरा जो बेटा है वो बहुत छोटे क्लास में है, अभी वो 5वीं में ही है, ठीक है ना। उसके 5 सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और एसएसटी। क्लियर। और आप जो है आप ट्यूटर्स हो, तो आपको भी ऐसी कोई विशेष आपके पास कोई बीएससी ऑनर्स या मैथ्स ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स की आवश्यकता तो है नहीं कि इन सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्योंकि बेटा तो 5वीं में ही है। तो यानी कि एक बंदा ये 5 सब्जेक्ट्स को इजीली टैकल कर सकता है। तो मान लेते हैं हमने पहले ट्यूटर को ढूंढा, मिस्टर अक्षय। तो मिस्टर अक्षय से हमने पूछा कि भाई मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री तो पढ़ाने में क्या क्या फीस लोगे, अपनी आवरली रेट बताओ। तो उन्होंने आवरली रेट्स बता दी कि भाई मैं मैथ्स पढ़ाने में मैं 200 रुपए लूंगा आवरली रेट, ये 250, ये 300, ये 400 और ये मैंने 200। मैं ठीक है भाई, चलो। अब भानु नेक्स्ट ट्यूटर, मैंने उनसे पूछा आप क्या लोगे, आपके चार्जेस क्या होंगे। तो उन्होंने कहा जी मेरे चार्जेस है 250, देन 300, देन 400, देन 150 एंड देन 100। मैं ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब मैंने चेतन थर्ड ट्यूटर को बुलाया। सो ही इज टेकिंग 400, 300, 200, 100 एंड 100। ठीक है। डी को बुलाया, दीपक आप कितने चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा जी 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है। और एकता आप क्या लोगे, आपकी चार्जेस क्या होंगी। तो एकता कहते हैं कि मैथ्स पढ़ाने में वो लेंगी 300, देन 300, देन 200, 200 एंड दिस वन 400। चलिए, अब जब मैंने सभी ट्यूटर्स से उनके रेट्स पढ़ाने के आवरली रेट्स पूछ लिए, तो मैं सोचने लगा कि अगर मैं अपने बच्चे को एक ही ट्यूटर से पढ़ाऊं, या तो अक्षय या भानु या चेतन या दीपक या एकांश या एकता, तो उसमें दिक्कत है। अगर इनमें से एक ट्यूटर को मैंने ले लिया 5 सब्जेक्ट के लिए, तो अगर वो बीमार पड़ गया कभी तो क्या होगा। अगर एक ट्यूटर बीमार पड़ गया तो मेरे बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या तय किया, मैं तय किया कि मैं ऐसा करता हूं, जब मुझे फीस देनी ही है तो मैं एक सब्जेक्ट को मैं एक ही ट्यूटर से पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, यानी 5 सब्जेक्ट में 5 ट्यूटर, ज्यादा क्या हो सकता है 2 ट्यूटर्स एक साथ बीमार पड़ सकते हैं, तो फिर भी मेरे बच्चे के 3 सब्जेक्ट्स काम करते रहेंगे, उनमें ट्यूशंस चलती रहेगी, ठीक है ना। देखते हैं किस ट्यूटर से क्या पढ़ाया जाए, और मैं ये भी देखता हूं कि सबसे कम फीस पे मैं पढ़ा सकूं। तो चलिए, भानु से हम एसएसटी पढ़ा लेते हैं पहला। चेतन से साइंस पढ़ा लेते हैं 100 रुपए में पर आवर में। दीपक से ये पढ़ा लेते हैं मैथ्स 100 रुपए हिसाब से। देन अक्षय से इंग्लिश पढ़ा लेते हैं 250 के हिसाब से। और फिर चेतन से हिंदी पढ़ा लेंगे 200 के हिसाब से। सॉरी, हिंदी नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि चेतन तो साइंस पढ़ा रहा है। तो ऐसा करते हैं, फिर एकता से हिंदी पढ़ा लेते हैं। Am I clear? अब देखो कितनी खास बात इसमें देखिए, यही इस चैप्टर का निष्कर्ष भी है, यानी कंक्लूजन। हर एक फैकल्टी से एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना आपको। देखिए हर रो में केवल एक ही ग्रीन है, और हर कॉलम में भी एक ही ग्रीन है। यानी कि एक फैकल्टी को एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, या एक सब्जेक्ट केवल एक फैकल्टी हैंडल कर सकता है। हमें क्लियर। तो यानी कि रो वाइज है और कॉलम वाइज केवल एक में ही सर्कल आ सकता है, 2 सर्कल एक रो में या 2 सर्कल एक कॉलम में नहीं आ सकता। इस प्रकार से करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट जो भी हो सबसे कम हो गया। देखिए 250 एंड 100, 350, 450, 650, 750। जबकि अगर एक को आप सभी देंगे पढ़ाने के लिए, तो हर किसी की जो कॉस्टिंग होगी, इंडिविजुअल कॉस्टिंग, वो 750 से ऊपर ही आ रही होगी, उसे नीचे आ ही नहीं सकती। क्लियर, बात समझ में आ गई।
क्लियर? इसे कहते हैं असाइनमेंट। जो आपने असाइन किया, क्या असाइन किया? अक्षय से इंग्लिश पढ़ाएंगे, भानु से एसएसटी, चेतन से साइंस, दीपक से मैथ्स और एकता से हिंदी। क्लियर? अब इसी चीज को हम अब इस बड़े पर्दे में करते हैं। सो आर वी रेडी? शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, तो क्वेश्चन बता दूं इसमें भी। यहाँ 5 जॉब्स है, 1 2 3 4 5 और 5 ही लोग हैं। यही लोग मान लेते हैं, आकाश, अक्षय, भानु, चेतन, दीपक, एकता। आपको बताना है किसको मैं क्या जॉब दूं ताकि हमारी जो कॉस्टिंग है वो सबसे कम आए। यहाँ पे कॉस्टिंग किस बात की आ रही है? जो अक्षय है वो इन 5 जॉबों को कर सकता है, 5 जॉब कर सकता है, या तो इसकी कॉस्ट है या फिर इसकी आवर्स है। चलिए कॉस्ट मान लेते हैं। कॉस्ट मानेंगे तो आप मान लीजिए 1000 रुपए है, तो ये 2000, 9000, 2000, 7000, 1000। तो हमें कॉस्ट ज्यादा करनी है, कम करनी है? हमें कॉस्ट कम करनी है। तो इज केस ऑफ मिनिमाइजेशन। पहले ध्यान रखिएगा, हमें कॉस्ट क्या करनी है? कम करनी है, मिनिमाइजेशन। तो सवाल करने से पहले आप हमेशा याद रखिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या, मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है। अगर मैक्सिमाइजेशन होगा तो करने के स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा चेंजेस आएंगे, ठीक है ना? पर घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये मेन सवाल है, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है, ये एक स्टेप आगे मैंने किया है, ये आपका मेन सवाल है। तब आपको समझ में आ गया कि अगर हम अक्षय से काम करवाएंगे तो अक्षय 2000 को मैंने हटा दिया है, 2000, 9000, 2000, 7000, 1000 ये रुपए लेगा। अगर बी से करवाएंगे तो ये कॉस्ट होगी, इसकी वो रेट्स होंगे, सी के रेट्स, डी के रेट्स, ई के रेट्स, जैसे यहाँ पे रेट्स थे, ठीक है ना? अब आपको बताना है कि आप किन से कौन सा जॉब करवाएंगे ताकि जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम हो सके। सो हियर वी आर स्टार्टिंग। सबसे पहले आपको करना क्या है? रो वाइज, इसे रो कहते हैं, रो 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 रो, इसे कॉलम, कॉलम बात समझ में आ गई? ये कॉलम है। तो कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। कितने रोज है? 5 रोज है, ए बी सी डी ई, ठीक है ना? ये हो गया। अब इसमें देखिए हर रो में सबसे छोटा कौन है? हर रो में, इस रो में सबसे छोटा है 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और ये 1। तो हर रो में जो सबसे छोटा होगा, हर रो में जो सबसे छोटा होगा उस छोटे को उसमें से माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई? हर रो में जो छोटा होगा उस छोटे को उस रो में से माइनस करेंगे। हर रो में जो छोटा होगा, हर रो में जो छोटा होगा उस रो में से माइनस करेंगे। तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0। इसमें छोटा कौन है? 1 है। 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे ये पहला मैट्रिक्स बन गया। तो इससे ये बना है और अब इससे मैं ये बनाऊंगा। अब कैसे करना है? अब हर कॉलम में देखिए छोटा कौन है। हर कॉलम, इस कॉलम में छोटा कौन है? इस कॉलम में छोटा 1 है। इसमें छोटा कौन है? इसमें 1 है। इसमें 1 है। इसमें 2 है। इसमें 0 है। क्या बात समझ में आ गई? यानी अब हर कॉलम में जो छोटा होगा वो उस कॉलम में समास कीजिए। हर कॉलम में या कॉलम में जो छोटा होगा वो उस कॉलम में समास कीजिए। इसमें छोटा कौन है? 1 है, तो इसमें से 1 माइनस कीजिए। तो 1 माइनस 1, तो मैं यहां पर ब्लू पेन चाहिए मुझे, ये ब्लू पेन। 1 माइनस 1 0 4 2 2 3, यहां पर 1 छोटा है। 8 माइनस 1 7, then 6, then 4, then 0, then 1, यहां पर 0, then 5, then 3, then 5, then 7, यहां पर 2 छोटा है, हर एक में 2 मार्क्स करेंगे। 4 3 0 0 2, और इसमें क्या 0 0 0 0 0 0। कोई डाउट है? एवं मैं भी चेक कर देता हूँ, बहुत बड़ा सवाल है पर हो जाएगा, घबराने बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ जी सही है। चलिए अब क्या करना है? अब यहां से कहानी शुरू होती है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपके पास किसी कॉलम, किसी रो में अगर 3 0 ऐसे आ जाते हैं या ऐसे आ जाते हैं, 3 हो 4 हो, जितने भी 0 है, तो आप मिनिमम नंबर लाइन से कैंसिल करेंगे, यानी कि 1 2
3, 3 लाइन आपने यूज कर लिया नहीं। क्या हम ऐसे कर सकते थे इसको? अगर ये ऐसा था 1 2 3 1 2, तो 1 और 2, इसे कहते हैं मिनिमम लाइंस, इसे नहीं। यानी ये नहीं कि आंख बंद करके जी सब डंडे खींच चले गए, हमें सभी जीरोस को स्ट्राइक ऑफ करने से, स्ट्राइक ऑफ कहते हैं इसको, हमें स्ट्राइक ऑफ करने हैं। तो स्ट्राइक ऑफ कैसे करना है? मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस से, इसे कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, इसे नहीं। तो हम अब सभी जीरोस को स्ट्राइक ऑफ करेंगे। कैसे करें? देखिए, पहले इन सभी जीरोस को हमने इस लाइन से कैंसिल कर दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर कौन सा है? फिर चलिए इन 2 जीरोस को हमने ऐसे कैंसिल कर दिया, बहुत बढ़िया। और कोई तरीका? फिर कैंसिल ऐसे कैंसिल कर, दोनों जीरोस कैंसिल कर दिया, फिर ऐसे कैंसिल कर दीजिए। क्लियर? हमें क्लियर? कितनी बार कैंसिल किया है? 1 2 3 और ये 4। कितनी बार हुआ? 4 बार, ठीक है ना। होने कितना चाहिए? 5। होने कितने चाहिए? 5। अब आप में कई लोग सोचेंगे सर काटने में क्या है, तो ऐसे करो ना, 1 फिर ये 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। चलो आपने 5 बार से कर दिया, मान लीजिए 5 बार कर दिया, आपने कहा हमने कर दिया। तो मेरा सवाल ये हुआ, आपको सुनिश्चित करना है कि दुनिया में कोई भी, अगर मैंने 5 से काटा है तो दुनिया में कोई भी इसे 4 से नहीं काट सकता। अगर आपने जो कहा वो बात सत्य हो गई और कोई दुनिया में 4 से नहीं काट पा रहा, तो आपका सोल्यूशन ही अंतिम सोल्यूशन है। लेकिन आपने 5 बार काटा, पर मैंने कितने बार काट दिया? 4 बार। 1 2 3 और ऐसे 4, कोई भी जीरो बचा नहीं है, सभी जीरो मेरे इस ग्रीन लाइन के अंदर आ चुके हैं 4 बार। इसका मतलब सोल्यूशन अभी आया नहीं, सोल्यूशन आगे बढ़ेगा और आपने जो काटा है वो गलत काटा है। हमें क्लियर? बात समझ में आ गई? सोल्यूशन कब तक आगे बढ़ेगा? जब तक n बराबर n नहीं हो जाता। फिलहाल स्मॉल n जो है इसका मतलब है स्ट्राइक ऑफ। कैपिटल N का मतलब, ये मैट्रिक्स कितने का था? 5/5 का था, तो कैपिटल N मीन्स 5 और स्मॉल n मीन्स 4, ठीक है ना। तो जबरदस्ती 5 बार नहीं काटने, सोच समझ करके पहले स्केल से काटेंगे, ताकि गलती हो गई तो आप उसको मिटा सके, ठीक है ना। क्लियर? तो पहले स्केल से करेंगे। अब जब ये हो गया है तो अभी गेम खत्म नहीं हुआ। जब ये हो जाए तो करना क्या है? अब बड़ी बात अब आती है, 3 नियम का पालन करना है। 3 नियम, बहुत ध्यान से, द 3 लॉज। पहला, बाकी जो बच गए, बाकी जो ब्लू दिख रहा है, बाकी जो बच गए उनमें सबसे छोटा होगा वो सब में से मैच कीजिए। बाकी जो बच गए उनमें जो छोटा होगा वो उन सब में से मैच कीजिए, पहला। दूसरा नियम, जहां से लाइन गई है उसे मत छूइए, उसको एज इट इज लिखिए, दूसरा। तीसरा, जहां पर कट हुआ है, इंटरसेक्शन टी ऐसे बना या ऐसे बना या क्रॉस हुआ, तो जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है वहां पर छोटे को ऐड कीजिए। 3 नियम समझ में आ गए? नहीं आए? दोबारा बताता हूं। पहला नियम, अब जो बाकी बच गए उनमें जो छोटा होगा वो सब में से मैच कीजिए। कौन सब में से? जो बाकी बचे हुए हैं उन्हीं में से मैच करेंगे, ठीक है ना, पहला नियम। दूसरा नियम, जहां से लाइन गई है उसे छुएंगे नहीं, उसको एज इट इज लिखेंगे। और तीसरा, जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है वहां पर क्या करना है? वहां पर ऐड करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, इसको बनाएंगे इस नियम पर। तो ब्लू, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इनमें छोटा कौन है? छोटा मतलब जो बाकी जो ब्लू बच गए उनमें छोटा कौन है? उनमें छोटा है, मुझे तो ये 2 दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर, तो क्या कहा मैंने? जो बाकी के में जो बचे हो, जो सबसे छोटा होगा बचे हुए में से, वो सब में से मैच करेंगे। यानी जो बाकी बचा हुआ है ये 4 2 2 3 5 3 5 7 और कुछ बचा नहीं है। जहां से लाइन गई है उसे छोड़ेंगे, उसे लिखेंगे। लेकिन जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है 1 2 3 3, वहां पर इस छोटे को ऐड करेंगे। तो एक बार करें तो क्या लिखे यहां पर? 0 9 0 6 0 2, देन 2 6 3 3 0, then 0 4 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 5 2 0। बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर मैं दोबारा से बताता हूं मैंने किया क्या है। जो ये ग्रीन लाइंस के बाद
मैंने ये देखा कि अब जो बाकी के जो ब्लू बच गए जिसमें से ग्रीन लाइन नहीं गया, उनमें छोटा कौन है? उनमें छोटा 2 है। तो जो बच गया यानी जो 2 है, ठीक है ना, इस 2 को बचे हुए में से माइनस करेंगे। जहां से लाइन गई है उसे छुएंगे नहीं, लेकिन जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है, लाइनों का इंटरसेक्शन हुआ है, वहां पर उस छोटे को ऐड करेंगे। तो देखिए यहां पर इंटरसेक्शन है 7 पर इंटरसेक्शन हो गया है ऐसे, यहां पर 4 पे इंटरसेक्शन है, यहां पर 0 है, तो इसमें 2 को ऐड करेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। लेकिन यहां से केवल लाइन गई है तो इसे छुएंगे नहीं। 3 0 0 2 एज लिखेंगे, 0 0 0 0 एज लिखेंगे, 6 4 0 1 एज लिखेंगे। देखिए वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। कौन सा प्रोसेस? अरे मिनिमम लाइंस काटना है ना, तो मिनिमम लाइंस काटते हैं, फिर देखते हैं। और क्या करना है ध्यान कि मिनिमम लाइंस कितनी बार हो? 5 बार। तो एक बार पेंसिल लेंगे और फिर कट करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अगर मैं ऐसे कहूं 1 ऐसे, 2 3 4 पर ये रह गया, फिर 5, यानी हो रहा है 5 ही बार हो रहे हैं। 1 2 3 नहीं 4। वाओ, अभी भी 4 ही बार हुआ है, यानी सोल्यूशन नहीं आया। अभी सोल्यूशन नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 कोई 0 रहता नहीं गया, नहीं रहा, तो यानी गेम आगे बढ़ गया, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो घबरा तो नहीं रहेगा, इजी है। 1 2 बार करेंगे इजी हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं, कुछ ऐसा मुश्किल है ही नहीं है। तो आप ये मुश्किल सब तो अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए जब आप मेरे पास सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल घबराने जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या करना है? फिर से वही नियम। क्या नियम है? याद आ गया 3 नियम कौन से? अब आपको देखना है कि बाकी में छोटा कौन है। तो बाकी में छोटा कौन है उसमें मैं देख लेता हूं। 2 6 3 3 1 1 5 2, छोटा कौन है हमारे पास? 1 है। तो बाकी जो बच गए उनमें से 1 मैच करना पड़ेगा। जहां से लाइन गई उसे छेड़ना नहीं है, और जहां पे इंटरसेक्शन हो वहां पे क्या करना है? प्लस करना है। किसे प्लस करना भाई? छोटे वाले प्लस करना है। छोटा कौन है? 1। सो हियर वी आर स्टार्टिंग। ब्लू पेन ले लिया मैंने, तो ये कितना है? 0। यहां से लाइन गई है केवल 0 9 0 6, और यहां पर इंटरसेक्शन हो चुका है 3। यहां पर 1 5 2 2 0, देन 0 4 1 0 1, इंटरसेक्शन हो चुका है इसलिए 1 लिख दिया। 0 0 3 0 1, 0 0 4 1 0। ठीक है ना? चेक करूंगा मैं, डर लगता है कोई लंबा चौड़ा सवाल हो गया। चलिए अब देखता हूं कि इनमें से अब फिर से क्या करना है? लाइन खींचनी है। लाइन खींचे, फिर देखते लाइन्स कैसे खींचूं। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में ही कटा है, ठीक है ना। मेरा सोल्यूशन उस समय गलत हो जाएगा अगर आप में से कोई क्लेम कर दे कि सर ये 5 में नहीं, ये 4 से कट सकता है। हो सकता है मैंने गलती की हो, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये 4 से कट रहा होगा तो मेरा सोल्यूशन गलत हो चुका होगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल मैं मानता हूं कि मेरा सोल्यूशन भी सही है। अब करना क्या है? अब जब मुझे पता चल गया मेरा सोल्यूशन सही है, अब मैं एलोकेट जॉब देना शुरू करूंगा। अच्छा, जॉब देते कैसे? जॉब जब मैं दूंगा तो मेरी जॉब देने का तरीका होगा ऐसा, एक स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आपने जॉब दे दिया, ठीक है ना। देखते हैं। अच्छा, यहां पर जब मैं इसको सर्कल को बता दूं दोबारा से, जब मैं यहां पे एलोकेट करता हूं, यानी कि मैंने अगर इसको ये जॉब दिया तो इसका मतलब ये जॉब कोई और नहीं कर सकता, और इसको चूंकि मैथ्स के लिए पढ़ा रहे तो मैथ्स पे कोई और नहीं पढ़ा सकता। क्या बात समझ में आ गई? इसका मतलब डी अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो डी कुछ और नहीं पढ़ा सकते,
मैथ्स अगर ये डी पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स कोई और नहीं ले सकता, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले लोकेट की सबसे कम जीरो कहां पर है, सबसे कम जीरो यहां पर है बी वाले पे, ठीक है। बी वाले के लिए एक ही जीरो है, तो इसको फिर ये जॉब दे दो सबसे पहले। अगर इसको ये जॉब दे दोगे तो यानी कि इसके नीचे कोई जीरो होगा तो वो आप कैंसिल करो, इसके साथ में कोई जीरो होगा तो वो कैंसिल करो, ठीक है ना। ये भी पेंसिल से करना है, पेंसिल से करेंगे पहले। अगर मैंने ए को ये जॉब दे दिया तो ये दोनों ये तीनों कैंसिल होंगे और ये कैंसिल होगा। बी को मिल चुका, ये कैंसिल चुका होगा, तो डी को हम सी को ये जॉब देंगे तो ये कैंसिल हो चुका होगा, इसको ये जॉब देंगे तो ये कैंसिल हो चुका होगा, तो इसको जॉब मिलेगा ही नहीं फिर। तो ये भी बात है ना, सोचे देख रहे हो आप क्या सोचना है। तो क्या करे भाई साहब, ए को चलो हमने अगर ये जॉब दे दिया तो क्या होगा, ए को अगर ये जॉब दे दिया तो ये कैंसिल होगा, उसके साथ कोई और नहीं है, चलो दो जॉब तो मिल गई। इसको अगर मैंने ये जॉब दे दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं। इसको ये जॉब दे दो तो इसका मतलब यहां पर ये जीरो कैंसिल होगा, इसके साथ जो होगा वो भी कैंसिल। मेरे कहने का मतलब है जिसको आप जॉब दे रहे हो उसका यहाँ पे कोई जीरो होगा तो कैंसिल होगा, इसके यहाँ पे कोई जीरो होगा तो कैंसिल होगा, ऊपर जीरो होगा तो कैंसिल होगा, यहाँ कोई जीरो होगा तो कैंसिल होगा, ठीक है ना। अब कौन है ये, इसको अगर मैंने ये जॉब दे दिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसको ये जॉब मिल जाएगी। तो इसको मैंने ये जॉब दे दिया तो ये कैंसिल हो गया और इसके ये कैंसिल हो गया, इसके बाद फिर यही जॉब रह गया। अब आप देखो हर कॉलम में एक स्क्वायर है और हर रो में भी एक स्क्वायर है, दिख गया, गॉट इट। तो यानी किसको आप क्या जॉब दे रहे हो, फिर आप फिर जॉब दे रहे हो। अब मैं यहां लिख सकता हूं, काफी ज्यादा हौच-पौच हो गया है तो मैं अब यहां लिख देता हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मतलब बेस बनाने में जरूरत पड़ी थी। तो अब मैं किसको क्या जवाब दे रहा हूं, ए को मैं दूंगा 3, बी को मैं दूंगा 5, सी को 4, डी को 1 और ई को 2, ये 2 है, क्लियर। तो देखिए इसको मैंने क्या दिया, 5 दिया, किसी को 2 तो नहीं मिल गए, 1 2 3 4 5। अब मेन क्वेश्चन में जाइए और इसकी वैल्यू से बताइए। ए का 3 2 है, बी का 5 1 है, सी का 4 3 है, डी का 1 ये 4 है और ई का 2 3 है। तो कितना हुआ, 2 1 3 6 10 13 घंटे या 13,000 रुपए में ये काम हो जाएगा। ये सब आपको याद है ना, मैं थाउजेंड्स में लिया था मैंने, तो ये 13,000 will be the cost, it's the minimum cost that is required to complete this task when we are assigning one job to one individual only। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक काम केवल एक को दिया जाए तभी तो शब्द असाइंड होगा। हमें क्लियर, आपको क्या काम असाइंड हुआ है जी, मुझे क्लास मॉनिटर बनने का काम असाइंड हुआ है, मुझे कॉपी कलेक्ट करने का काम असाइंड हुआ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है, तो इसका मतलब हर एक को जब मैं एक एक काम दे रहा हूं तो दैट बिकम्स असाइनमेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और एसएससी करना नहीं भूलेंगे, शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ही मिलते हैं फिर, ठीक है ना। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।